विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे हम लोग। आज पढ़ना हमने माउंटबेटन योजना। क्या पढ़नी है? माउंटबेटन योजना। एक बार क्वेश्चन बना कि माउंटबेटन योजना को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर 3 जून योजना। किस नाम से जाना जाता है? 3 जून योजना। 3 जून योजना। ठीक है। ठीक है जी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु क्या किया गया? आमंत्रित किया गया। तो विरोध कौन करेगा? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, ये डेट याद करनी है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि मुस्लिम लीग की 3 डेट याद करनी है। एक गठन की, है ना, 1906 में गठन हुआ मुस्लिम लीग का। दूसरा मैंने कहा था मुक्ति दिवस 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बिना कांग्रेसी मंत्रियों के पूछे भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो उसके विरोध में क्या हुआ कि सारे जितने भी प्रांतीय विधानसभाएं थी वहाँ से कांग्रेस नेताओं ने क्या कर दिए? त्यागपत्र दे दिए। क्या कर दिए? त्यागपत्र दे दिए। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति दिवस मनाया। तो मुक्ति दिवस की डेट क्या होती है? 22 दिसंबर 1939। अब तीसरी डेट ये इंपॉर्टेंट होती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसको बोलते हैं 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुई? 16 अगस्त 1946। मार काट हथियारों के साथ जिसे बोलते हैं, बहुत जिसे बोलते हैं दंगे, है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन डे, और दंगे शुरू हो गए। पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया और संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। भारतीय एकता बनाए रखना क्या? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे। जब देश आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। तो फिर क्लेमेंट एटली ने क्या किया कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स मैंने बता दिया था, जैसे हमारी लोकसभा होती है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। क्या कर देगी? अब आपने यहां पे डेट याद करनी है। फिर 30 जून 1948 क्या? तो एटली की जो घोषणा है उसमें यह कहा गया कि 30 जून 1948 से पहले पहले हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। लेकिन हम आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। समझ में आया? यानी कुछ महीने पहले। कितने महीने का डिफरेंस है देखना जरा। 15 अगस्त से 30 जून 1948 के बीच में कितना महीने का डिफरेंस आ रहा है? ऐसी क्या जल्दबाजी थी भाई कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जल्दी आजाद करना पड़ा इन्हें। क्या करना पड़ा? अंग्रेजों को जल्दी आजाद करना पड़ा, वरना अंग्रेजों के भी क्या मरने मारने के दिन आगे थे यहां पर। समझ में आ गया? चलो जी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय के रूप में भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय के रूप में भारत भेजा गया। 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। तो स्वतंत्र भारत का ये आगे चलकर एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वो भी माउंटबेटन होता है उसका आंसर भी। क्या? तो अभी आजाद नहीं हुए। 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद लंदन चला गया। कौन? माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। ठीक है जी। वहां ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना की सहमति प्राप्त कर वह 31 मई 1947 को वापस आ गया। तो 3 जून 1947, इस पे खास ध्यान देना है, इसी को माउंटबेटन योजना बोलते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक बयान जारी किए, जिसे माउंटबेटन योजना क्या कहा जाता है। 3 जून योजना का एक अन्य नाम जो भारतीय लोग बोलते थे, मन बटन योजना। क्या बोलते थे? मन बाटन योजना।
मनबाटन योजना। माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना भी बोलते थे। बाल्कन प्लान की भी संज्ञा दी गई इसको। क्या संज्ञा दी गई? बाल्कन प्लान। वैसे बाल्कन कहाँ पड़ता है बताओ तो? यूरोप का बारूद का पीपा कहते हैं बाल्कन को। बाल्कन में कितने देश आते हैं? बाल्कन कंट्रीज कौन है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अरे भाई ब्लैक सी है जहां पर, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा है ना, तो उस तरफ आपके क्या पढ़ते हैं? बाल्कन कंट्रीज पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं यूरोप का बारूद का पीपा, पाउडर केग ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? पाउडर केग ऑफ यूरोप। ठीक है, उसमें आपने एक क्वेश्चन ढूंढना है कि बाल्कन कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं। मिला लिस्ट? कौन कौन से आते हैं? सर्बिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, ग्रीस, कोसोवो, रोमानिया, स्लोवेनिया, टर्की। टर्की, ठीक है, तुर्की या टर्की। चलो इतना ही है। हर्जिगोविना है ना, बोस्निया हर्जिगोविना, बोस्निया हर्जिगोविना। मैसिडोनिया तो बता ही दिया मैंने। मैसिडोनिया पता है ना आपको? मकदूनिया भी बोलते हैं मैसिडोनिया को। क्या बोलते हैं? जो सिकंदर था ना, अलेक्जेंडर, उसका पापा फिलिप सेकंड कहाँ? मैसिडोनिया का ही छत्रप था, गवर्नर। अलेक्जेंडर जो था वो एक गवर्नर का बेटा था। उसका पापा का नाम था फिलिप सेकंड। क्या नाम था? फिलिप सेकंड। ठीक है, चलो जी। 3 जून योजना, मनबाटन योजना, बाल्कन प्लान की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है किसको? माउंटबेटन योजना को। ठीक है, आरंभ में इस योजना को का अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने घोर विरोध किया। गांधी जी ने तो बहुत ही ज्यादा किया भाई, किंतु जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हथियार डाल दिए। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी और इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने नई दिल्ली में बैठक की। किसके? जे.बी. कृपलानी। 14 जून 1947 नई दिल्ली में बैठक हुई। अब ये इंपॉर्टेंट अगली लाइन, गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिल्ली में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो बैठक हुई 14 जून 1947 को, उसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आंसर गोविंद बल्लभ पंत। अब उत्तराखंड के हैं तो इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, ठीक है जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने उनका समर्थन किया। किस किसने? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले विरोध कर रहे हैं, बाद में समर्थन कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया, सपोर्ट किया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, बताया था मैंने, लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को ही क्या बोलते हैं? रेड शर्ट मूवमेंट। पठान थे ना ये लोग। अरे भाई इन्हीं पर तो वीरचंद सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार किया था, इनके खुदाई खिदमतगारों पर, है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। सिंध कांग्रेस के नेता, सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी। कौन? सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान ने इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। क्या किया? विपक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा भारत विभाजन योजना ठीक नहीं है। इतना समझ में आ गया। कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने के बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, इस घटना को क्या कहा इन्होंने? सैफुद्दीन किचलू ने, इन्होंने कहा राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया है, इस घटना को कहा। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन बना था एक बार, यूपी वालों ने पूछा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, इस घटना को जो ये कांग्रेस क्या कर रही है, विभाजन प्रस्ताव को अनुमोदित कर रही है, ये किसने कहा था? आंसर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। किसने कहा था? ठीक है। योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत के
ब्रिटिश भारत को दो संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। किसको? पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह। अब देखो, पंजाब में आप सोचो सबसे फर्टाइल लैंड थी, बंगाल भी सबसे फर्टाइल था, दोनों जगह पर क्या थे? मुस्लिम बहुल इलाके थे। क्या थे? मुस्लिम बहुल इलाके थे। जनमत संग्रह होगा तो क्या होगा फिर? आपको पता ही है ना? तो ठीक है, देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। अर्थात अब ये अजीब सी बात कर दी कि देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। अब उसका खामियाजा कब भुगतना, मतलब क्या होना पड़ा? वही हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, है ना? जबकि जम्मू कश्मीर का राजा जो थे हरि सिंह, वो क्या थे? भारत हिंदू थे, लेकिन जो वहाँ का मंत्री था अब्दुल्ला, वो क्या था? मुस्लिम था। तो बड़ी गड़बड़ हुई भाई। चलो, उनकी सर्वोच्चता का अधिकार उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। किसका? प्रिंसली स्टेट्स जो थे। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो कि इसे अपनाने को तैयार ना हो। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का भी अधिकार होगा। अब राष्ट्रमंडल देश कौन होते हैं? राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जहां कभी ना कभी जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सॉवरेन नहीं हैं, हम संप्रभु नहीं हैं। क्या नहीं है? सॉवरेन नहीं है, हम संप्रभु नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। क्या हैं? लेकिन हम यही उत्तर देते हैं कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होना हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम जब चाहे राष्ट्रमंडल से अपनी सदस्यता को क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो ऐसी समझ लो ना कि सब दुखियारे, क्या जितने जिन जिन पर ब्रिटेन ने क्या किया? अत्याचार किए, उपनिवेश किए, जिनका शोषण किया, उन सब ने एक संगठन बना रखा है। हेड वैसे तो ब्रिटेन ही है, लेकिन मैंने उन सब का संगठन है राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ। ठीक है, गेम भी होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, CWG सुना होगा आपने, है ना? चलो जी, तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। अब ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या किया? पारित किया। अब ध्यान रखना भाई, भले ही हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, क्या भले ही हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, लेकिन उत्तराखंड में PCS में एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब क्या पारित हुआ? आंसर होता है उसका 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। समझ में आ गया? तब जाके हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। 18 जुलाई 1947 को ये क्या हो चुका था? मतलब साइन हो चुके थे। किसके? क्राउन के। माउंटबेटन, अब स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। किसने किया पेश? क्लेमेंट एटली ने। किसने? कहां पर पेश किया? हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी वहां की लोकसभा जो होती है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को और उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तो आपने वैसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी भरोसा नहीं है। 15 जुलाई 1947 को क्या हुआ? हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया। किसने? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखो ना कितनी जल्दबाजी में, 15 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, 16 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, 18 जुलाई को क्या हो गया? राजकीय स्वीकृति मिल गई, यानी क्राउन के साइन हो गए 4 दिन के अंदर। यानी इतनी जल्दी में थे। फिर आफत आ रही थी भाई। क्या हो रही थी? आफत आ गई थी अंग्रेजों के भी। तो 18 जुलाई 1947 का क्वेश्चन बना, दोबारा बन सकता है, आपने ये याद करना है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए भाई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान और भारत की स्थापना की जाएगी। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को हम मनाते हैं 12 बजे, क्योंकि क्या ये माना जाता है कि
पाकिस्तान और भारत दोनों बन गए, तो 0-0 पर पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे क्या मनाते हैं? दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली खां को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखो ना, जिन्ना टीबी का पेशेंट था, किसका? ट्यूबरक्लोसिस। जिन्ना को क्या था? टीबी। कितना भोग पाया पाकिस्तान को, कितना भोग पाया। अरे कब मरा जिन्ना? 47 में ये हुआ, 48 में मेरे ख्याल से जिन्ना मर गया। देखना जरा कब मरा था जिन्ना, जिन्ना की डेथ कब हुई? मोहम्मद अली जिन्ना, डेट बताओ। तो देखो ना, मनुष्य क्या कर दिया, पूरा इतनी बड़ी गदर करवा दी, लाखों लोग मारे गए इधर से उधर। 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से विदा हो गया कौन? जिन्ना, है ना। अब पाकिस्तान बना दिया। अब पाकिस्तान बना दिया तो पाकिस्तान के हाल तो पता ही है आपको, भिखमंगा देश बोला जाता है उसे, जगह जगह कटोरा लेके। कारण क्या है? पाकिस्तान के कारण क्या है? अरे भाई देखो, जो चतुर लोग हैं वो तो अपना बिल्कुल बढ़िया पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान में, जो ऊपर के रहनुमा हैं तो पैसा वैसा कमा के तो दूसरे देश की नागरिकता लेके दूसरे देशों में क्या करते हैं, अपने बच्चे वहां भेजते हैं और इन्हें बोलते हैं कि जाओ तुम क्या बनो, आतंकवादी बनो, तुम भारत में जाके कभी संसद पे हमला करो, कभी मुंबई में हमला करो, रेस्टोरेंट में बेचारे लोग खा रहे हैं उन पे हमला करो। अरे भाई क्यों करो? फिर वही, क्योंकि धर्म के आधार पर बना हुआ ना पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट है, क्या है। और वहां पर क्या कर रहे हैं, जो ऊपर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं मोटा। जो सेना के अधिकारी हैं, जो नेता लोग हैं, मोटा पैसा कमा कर क्या कर दिया उन्होंने, स्विस बैंक में जमा करके अपना बढ़िया, अपना पूरी आगे की 7 पीढ़ियों के लिए क्या कर दिया, जमा कर दिया। और जो बेचार आवाम है, अब बेचारी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मंदबुद्धि है, आवाम है वो उन्हीं के उस पर चल रही है, आतंकवादी बन रहे हैं। भारत जैसे क्या देश को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हो जाएगा कश्मीर, ऐसे हो जाएगा क्या, कैसी बात करते। तो ठीक है भाई, प्रधानमंत्री बन गए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल बन गए, वहां बन गया जिन्ना, फिर बन गया लियाकत अली खां, प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। तो अब आपने ये बोलना है कि 1935 के एक्ट के तहत कार्य करती रही कौन? जो संविधान सभा थी वही क्या बनी, विधानमंडल का रूप लिया उसे संविधान सभा ने, और उसने क्या किया, 1935 एक्ट के तहत कार्य किया जब तक कि क्या नहीं हो गया, नया मतलब संविधान लागू नहीं हो गया हमारा। 26 जनवरी 1950 तक हमारी जो स्थिति थी वो डोमिनियन थी। कैसी थी? डोमिनियन थी। दूसरा, हमारा जो शासन चल रहा था वो 1935 के एक्ट के हिसाब से चल रहा था। किसके हिसाब से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से चल रहा था। और जो हमारी संविधान सभा थी वो किस रूप में, विधानमंडल के रूप में क्या कर रही थी, कार्य कर रही, यानी संसद के रूप में एक तरह से कार्य कर रही थी। तो समझ में आ गया। ठीक है, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट थी। क्या थी? इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन का देशी रियासतों पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद कब समाप्त की गई थी? क्वेश्चन बताया था मैंने, भारत परिषद कब समाप्त की गई थी? कुछ याद आ रहा है? अब देखो, याद नहीं करते ना आप लोग, बताओ भाई, किस एक्ट से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1900। परिषद 1935 में समाप्त हो गई, लेकिन भारत मंत्री कब समाप्त हो रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो अब थोड़ा ध्यान रखना, दिमाग मत लगाना वहां ज्यादा। भारत परिषद
1935 के एक्ट से समाप्त हो रही है। कहीं आप भारत मंत्री को भी वहीं पे समाप्त कर दो, लेकिन भारत मंत्री भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से क्या हो रहा है, ये पद समाप्त हो रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी, फिर क्या हुआ? दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो बाउंड्री कमीशन बनाए गए, दो सीमा आयोग बनाए गए, और दोनों आयोगों के अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले एक लाइन थी डूरन लाइन, वो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। अब क्योंकि पाकिस्तान बन गया तो अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो डूरन लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन के बीच में है। इतना समझ में आ गया? अब दोनों बाउंड्री कमीशन, इन्होंने क्या करना था? पंजाब में सीमा का निर्धारण करना था और बंगाल में सीमा का निर्धारण करना था। कहां कहां पर? पंजाब में सीमा का निर्धारण करना था और बंगाल में सीमा का निर्धारण करना था। ठीक है जी। वो एक कौन सी थी, एक पिक्चर आई थी बेगम जान, अरे एक पिक्चर आई थी बीच में, वो सुबह कभी तो आएगी करके, उसमें कुछ बताया गया था। कोई एक नाचने गाने वाली महिला थी, तो उसका जो होता है वो बीच में आ जाता है, इधर पाकिस्तान इधर भारत, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, खाली करना पड़ेगा, है ना। तो उस पर बेगम जान, हाँ ऐसा हुआ। जब विभाजन हुआ तो कुछ लोगों के घर ऐसे आए, आधे पाकिस्तान में आधे कहाँ भारत में, गड़बड़ हो गया। क्या करना पड़ा? ऐसे थोड़े ले जाएंगे, कोई सड़क थोड़े है जी, बीच में कोई चीज आ गई तो किनारे से ले गए। तो दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग बने। दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सर सीरियल रेडक्लिफ थे। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल में मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। 4 सदस्य इन आयोग में, 2 सदस्य कांग्रेस के और 2 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल थे। ये ध्यान रखना भाई, सुनो मेरी बात, ये एक थोड़ा अंदरूनी बात है, इतिहास के पन्नों पे पता नहीं दर्ज है कि नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि जब रेडक्लिफ आए इन्हें बाउंड्री बनानी थी, लेकिन इनको एक नक्शा दिया गया। क्या दिया गया? नक्शा दिया गया, कहा ये है बाउंड्री। और वो नक्शा किसने बना दिया था? मेरे ख्याल से चर्चिल ने बनाया था। किसने बनाया था? किसने? तो रेडक्लिफ ने कहा मुझे बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष क्यों बनाया भाई, मेरा काम था ना बाउंड्री खींचना। उन्होंने कहा नहीं, ये पहले से तय है, आपने बस इस पर क्या करना है, काम करना है। यानी उस जमाने में उन लोगों ने क्या कर दिया, पहले ही सोच लिया था कि ये वाला क्षेत्र क्या होगा, पाकिस्तान में होगा, ये वाला क्षेत्र ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में होगा, पहले से तय कर रखा था। हमको एनर्जी से दूर रखा गया। किससे दूर रखा गया? आज़ाद तो हो गए हम, लेकिन हम क्या एनर्जी के लिए आज तक क्या कर रहे हैं, संघर्ष। अब तो नहीं, लेकिन आपको पता है पेट्रोलियम वो खाड़ी देशों में, गैस वहाँ, और हम क्या बीच में नहीं आ गया, पाकिस्तान आ गया, गड़बड़ हो गया। ज्योग्राफी में बताऊंगा मैं आपको, 2 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से बताया था मैंने? मैकाइंडर, हार्टलैंड थ्योरी बताई थी मैंने, मैकाइंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, और एक और आता है। मैकाइंडर के बाद कौन आता है? मैकाइंडर के बाद कौन आता है? स्पाइकमैन। कौन? तो ये जब 2 मॉडल पढ़ेंगे आप तो बताया जाता है कि अमेरिका इन मॉडल्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? और इन जो ये जो वैसे देश हैं, कौन? एनर्जी वाले जो देश हैं, इन पे अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करता है। कौन? अमेरिका। तो जब मैं ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँगा मेंस के लिए तो वहां पे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ढूंढ लेना, नेट पे ढूंढना मैकाइंडर क्या कहता था, स्पाइकमैन ने क्या कहा। अभी मत ढूंढो, बाद में ढूंढ लेना, ठीक है। चलिए जी। इवन जो इजराइल वाला कंसेप्ट है कि इजराइल पर हमला, अमेरिका पे हमला माना जाएगा, क्यों कर रहा है अमेरिका इजराइल को वो सपोर्ट, उस पर भी स्पाइकमैन की थ्योरी लगती है। किसकी? स्पाइकमैन का मॉडल लगता है या मैकाइंडर का मॉडल, किसी एक का मॉडल लगता है उसमें। चलिए, दोनों राष्ट्र अपनी संविधान सभा में क्या अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे और उन्हें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा, ठीक है। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे बोलते हैं, और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में सम्मिलित होना था। कहाँ सम्मिलित होना था? पाकिस्तान में, और शेष भाग पाकिस्तान में क्या क्या? पूर्वी बंगाल, जिसे आज आप बांग्लादेश बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो?
बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान का नाम सुना है बांग्लादेश में? मुजीबुर रहमान का नाम सुना है? क्या सुना है? नहीं, नाम सुना, क्या सुना उनके बारे में? पापा हैं वो बांग्लादेश के। देखिए ना, ढूंढिए बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? अरे भाई, मुजीबुर रहमान वही व्यक्ति तो है जिसने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे भाई। हाँ, और आपको पता है पाकिस्तान की सेना को क्या किया गया? एक थे हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, नाम ढूंढिए उस पर, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या गया? सरेंडर करवाया था। क्या करवाया था? आप सोच भी नहीं सकते कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या करवाया था? पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। कश्मीर लेने की बात करते हो? कई बार हम क्या कर चुके हैं, पटकनियां दे चुके हैं। जगजीत सिंह अरोड़ा जी का नाम देखिए, फोटो भी आएगी, एक सरदार जी होंगे, जनरल होंगे, और वो साइन कर रहे होंगे। पाकिस्तान का एक बैठा होगा वहां पर रहनुमा, कौन है उसका नाम देखिए, क्या नाम है? भुट्टो? कौन बैठा हुआ है? नहीं, साइन कौन कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से? कौन साइन कर रहा है? देखिए, नियाजी। नियाजी का क्या बताऊं, पिस्टल रखनी पड़ी थी नियाजी को अपनी, पता है? हाँ, तो अरे भाई, बड़ा गौरवमय इतिहास है भारत का, आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग भी बच्चे हो, आपको नहीं पता क्या क्या हुआ था। तो कभी अपना इतिहास, गौरवमय इतिहास पढ़ना, तब पता चलेगा कि हम क्या थे, क्या हैं अभी भी। ठीक है? तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब भाई, जो सबसे फर्टाइल लैंड थी हमारी, जो आर्यों का मूल निवास स्थान था, वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। हमारे पास तो ईस्टर्न पंजाब है, हमारे पास तो वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल तो कहाँ चला गया? अब जब ईस्ट बंगाल वहां चला गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुई? जूट इंडस्ट्री को हुई। किसको हुई? क्योंकि जूट का कच्चा माल, जो पेड़ होते थे जिनको काट के बंडल बना के पानी गदेरों में रखते थे, सड़ा के उससे छाल निकाल कर, और इंडस्ट्री कहाँ थी? भारत में। तो जूट इंडस्ट्री प्रभावित हुई हमारी बहुत ज्यादा। क्या हुई? क्वेश्चन बना ये यूपीएससी में कि विभाजन के बाद कौन सी इंडस्ट्री प्रभावित हुई? आंसर, जूट इंडस्ट्री। क्योंकि कच्चा माल कहाँ रह गया? बांग्लादेश में। ऐसे सिंध, बिना सिंध के हिंद नहीं भाई। ठीक है? ऐसे ही पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो ये थे ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बहुत रोए। इन्होंने कहा आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। क्या कर दिया? क्योंकि ये पठान लोग हैं, ये अपने आप को पाकिस्तानियों के साथ नहीं मैच कर पाए। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। उन्होंने कहा हमें आपने भेड़ियों के आगे फेंक दिया, छोड़ दिया कि हमें। फिर बाद में, बहुत समय बाद, क्या भारत रत्न दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को? देखिए, चेक कीजिए भाई, दो विदेशी हैं ना, एक नेल्सन मंडेला है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। महात्मा गांधी का कुछ था कि कांग्रेस का कुछ था, तब उन्हें बुलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1987 में दिया गया। कब दिया गया? और नेल्सन मंडेला को कब दिया गया? मतलब ये ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला को कब दिया? नेल्सन मंडेला जानते हो ना कौन है? हाँ, साउथ अफ्रीका। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, वैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 1990, और खान अब्दुल गफ्फार खान 1980। तो पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। समझ में आया? जिन्होंने कभी रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, जिन्होंने कभी खुद ही खिदमतगार आंदोलन चलाया था, जिन्होंने अखबारों के माध्यम से देश की आज़ादी में क्या दिया था? सहयोग दिया था, है ना? जो गांधी जी की पॉलिसी को क्या करते थे? फॉलो करते थे, गांधी जी के कदमों पर चलते थे। इसीलिए फ्रंटियर गांधी बोलते हैं उनको, सीमांत गांधी। ठीक है? फिर असम का सिलहट जिला भाई, ये भी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। शेष भाग भारत में सम्मिलित होना था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। ध्यान रखिए, डोमिनियन। डोमिनियन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो दर्जा था वो कैसा था? डोमिनियन दर्जा था, औपनिवेशिक। कैसा? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था, यानी राष्ट्रकुल के, कॉमनवेल्थ के एक डोमिनियन स्टेट का था। कॉमनवेल्थ के एक डोमिनियन स्टेट का था।
इतना समझ में आ गया, ठीक। तो भाई ये क्या हो गया। अब स्वतंत्रता के पश्चात भाई फिर क्या होती है, एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है। उसमें मैंने बता ही दिया था आपको कौन कौन क्या क्या बने थे। नहीं बताया था, ये मैंने पहले वाला बताया था, लेकिन हाँ अब मैं बता देता हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भैया अध्यक्ष बने, जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना स्वतंत्र भारत का प्रथम। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने, प्रधानमंत्री बने, उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के पास विदेश भी था, विदेश मंत्रालय भी किसके पास था, प्रधानमंत्री के पास था। कॉमनवेल्थ संबंध भी प्रधानमंत्री के पास थे। वैज्ञानिक शोध भी किनके पास था, प्रधानमंत्री के पास था। ऐसे ही थोड़े जा रहे थे। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक होमी जहांगीर भाभा किसके पास जा रहे थे, नेहरू को कह रहे थे कि चाचा नेहरू जरूरत पड़ेगी किसकी, परमाणु, किसकी जरूरत पड़ेगी, परमाणु की। तो भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। नेहरू जी ने आश्वासन दिया, लेकिन क्योंकि देश के पास शायद पैसा था नहीं, फिर टाटा के पास जाया गया। किसके पास, जो बड़े उद्योगपति थे टाटा, उनके पास गए। फिर क्या बना, फिर क्या बना भाई, फिर टाटा ने सहायता की थी शोध में। शोध बोलते हैं रिसर्च को, किसको, और वही परिणाम है कि तब इंदिरा गांधी जी के समय में परमाणु परीक्षण किया गया। क्या किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया। और नाम क्या था, लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध। क्या था, हंसते हुए। और इंदिरा गांधी कुछ समय पहले अमेरिका गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने काफी देर तक बिठा के रखा था इंदिरा गांधी को, ठीक है। वापस आई आयरन लेडी, परमाणु परीक्षण कर दिया। उसके बाद पूरे विश्व में क्या हो गई, खलबली मच गई कि क्या कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया कि भारत ने। और परमाणु परीक्षण कर दिया तो इंदिरा गांधी को फोन आते रहे किसके, अमेरिका के राष्ट्रपति के। इंदिरा गांधी ने कहा वेट, उन्हें बोलो वेट करें। क्या करें, वेट करें। इसको बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं, तो शक्ति अर्जित करना जरूरी होता है। अब भाई हमने जब परमाणु परीक्षण कर दिया ना, तो पाकिस्तान ने कहा घास खाएंगे पर हम भी परमाणु बम बनाएंगे। क्या करेंगे। तो पाकिस्तान में आज भी लोग पूछते हैं मीडिया से, भाई हमारे पास परमाणु बम है भी कि नहीं है। वहां के लोग खुद संदेह में हैं, क्या, कि परमाणु बम है भी कि नहीं। समझ में आया। चलो, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई गृह मंत्री थे, आपको पता ही है, बड़े गजब के व्यक्ति थे। अगर ये ना होते तो प्रिंसली स्टेट्स, इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को भारतीय संघ में मिलाना संभव नहीं था। और जो पीएसी है ना, इन्हीं की देन है, पीएसी इन्हीं की देन है। क्योंकि देश के अंदर सेना का प्रयोग नहीं कर सकते थे हैदराबाद में, तो पुलिस का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, इसीलिए जो आप आईपीएस अगर बनते हो तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। और उसका नाम क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। समझ में आया, ठीक। और पुलिस हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन, और जो आईएएस होता है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्या बताया था यार, पेंशन ही याद रही। पहले पब्लिक ग्रीवेंसेस तो बोलो, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो होता है उसके अधीन कार्य करता है कौन, आईएएस जो होता है, ठीक है। और आईएफएस किसके अधीन कार्य करता है, विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप टॉप में हो तो आप आईएएस बनोगे, सेकंड रैंकिंग आएगी तो आप आईएफएस बनोगे। थर्ड डिवीजन होता है जो पुलिस होता है, आईपीएस जो होता है वो क्या होता है, थर्ड डिवीजन, मतलब तीसरे दर्जे पर समझ लो। तीसरे है तो अखिल भारतीय सेवा, लेकिन क्या है, तीसरे मेरिट में नहीं बोलते कि टॉप 100 में, अगर टॉप 80 में आ गए तो आप आईएएस बनोगे, टॉप इसमें आ गए तो क्या बनोगे, आईएफएस बनोगे, टॉप इसमें आ गए। ऊपर ऊपर वालों की पूछ होती है, किसकी, हाँ, तो कोशिश करना कि क्या, ऊपर आने की, ठीक है। कभी किसी जमाने में जो असिस्टेंट कमांडेंट होता था ना बीएसएफ का, वो भी आईएएस से निकलता था। किससे निकलता था, फिर बाद में कराती तो यूपीएससी है, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर भी है ना, तो सीएपीएफ है ना, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट की क्या की जाती है, अलग से पेपर होता है। 125 क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं,
हाँ 125 होते हैं शायद असिस्टेंट कमांडेंट में। और ये सबसे अच्छा तरीका है, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट निकाल के रख दो, आप अपनी ट्रेनिंग को 1 साल डिले कर सकते हो ट्रेनिंग को। आपने पेपर निकाल दिया, यानी आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी ट्रेनिंग के लिए कॉल आया, आप बोलिए कि नहीं मैं 1 साल डिले करना चाहता हूँ। उस 1 साल के अंदर क्या कीजिए, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी तैयारी करनी है आपने, क्योंकि अब आप क्या हो गए, फ्री हो गए कि कुछ नहीं बनेगा तो कम से कम 3 स्टार तो लगेंगे। क्या लगेंगे? असिस्टेंट कमांडेंट तो बनेंगे। ठीक है, चलो जी। इसी में आता है एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी आता है पेपर। कौन सा? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वो भी बहुत अच्छा पद है, यूपीएससी का है, मेंस नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये फॉर्म जरूर भरा करे भाई। तो गृह मंत्री बने भाई, सूचना प्रसारण मंत्री भी कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बने? विधि मंत्री बने। पहले विधि मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रक्षा मंत्री कौन बने? बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। इनके समय में एक गड़बड़ हुई आगे चलकर, मेरे ख्याल से जो भारत में पहला घोटाला होता है वो डिफेंस का घोटाला है, जीप घोटाला। वो देखने जरा किसके समय में हुआ था। रक्षा सचिव थे, उनके समय में जीप घोटाला हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने भाई? खाद्य और कृषि मंत्री बने। क्या बने? खाद्य और कृषि मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या बने? शिक्षा मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या बने? शिक्षा मंत्री बने। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां पर हुआ था? ठीक है, बिल्कुल। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहां हुआ था? अब कोई सोच सकता था इस आंसर को? यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है देख लो। पूछा मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां हुआ था? मक्का में। मक्का कहां पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। उसके बाद ये आए होंगे, ठीक है, भारत तक आए, लेकिन क्या कुछ लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसमें क्या, जो यहाँ का इतिहास है उसको क्या किया गया? दबाया गया, और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया? पेश किया गया। क्या किया गया? पेश किया गया। महाराणा प्रताप की मां का नाम याद नहीं होगा, लेकिन अकबर की मां का नाम याद होगा। जीजाबाई भाई शिवाजी की मां का नाम था। वो तो किंवदंतियों की वजह से याद है आपको। किसकी वजह से? इतिहास में थोड़ा लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ भी है तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर जॉन मथाई क्या बने? रेलवे और परिवहन मंत्री बने। अब आपने मुझे जीप घोटाला बताना था, बताया? हाँ, किसने किया था? जीप घोटाले के समय रक्षा सचिव कौन था और रक्षा मंत्री कौन था? यही तो रहे होंगे, बलदेव सिंह। ठीक है, और जब पहली रेल दुर्घटना हुई थी इस देश में तो रेल मंत्री ने त्यागपत्र दिया था। क्या किया था? उन्होंने कहा मेरे मंत्रित्व काल में क्या हुआ? रेल दुर्घटना हुई। क्या हुई? इसलिए मैं जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देता हूं। क्या करता हूं? चलो, जॉन मथाई जो थे वो रेलवे और परिवहन मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। कौन थे? अरे बाबू जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। एक क्वेश्चन याद आया मुझे, वन महोत्सव किसने शुरू किया था? वन महोत्सव जो सीएच भाभा थे वो वाणिज्य मंत्री थे। सीएच भाभा क्या थे? वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य बोलते हैं कॉमर्स। वाणिज्य किसको बोलते हैं? कॉमर्स, व्यापार। रफी अहमद किदवई जो थे वो संचार मंत्री थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर, बड़ी इंपॉर्टेंट महिला, राजकुमारी अमृता कौर, ये क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। आर के षणमुखम चेट्टी, ये क्या थे? ये वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। षणमुखम इसको कहा जाता है? कुमार कार्तिकेय को कहा जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम सुने हो इनका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। एनवी गॉडगिल कार्य खदान और ऊर्जा मंत्री थे।
तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ, एक क्वेश्चन आया था के मुंशी, वन महोत्सव किसने शुरू किया था? के मुंशी ने। और जगजीवन राम में मैंने बताया था कि पहली लोकसभा अध्यक्षा जो महिला अध्यक्षा हैं, मीरा कुमार के पापा हैं जगजीवन राम। हाँ, मीरा कुमार जी के पापा जी जो थे वो कौन थे? जगजीवन राम जी। ठीक है, अच्छे नेता थे। ठीक है, तो चलो जी। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे, सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, कितने मिनट हुए? 41 मिनट हुए, तो काफी है इतना मेरे ख्याल से, क्योंकि अब मैं भारतीय संविधान के निर्माण पे आ रहा हूँ, बाद में बताऊँ।